हेलो एवरीवन। आई थिंक फिर से थोड़ी आवाज़ सराउंडिंग हो रही होगी क्योंकि रूम में थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम है। बट हमने शेखावटी मिशन 100 के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था, 2 को भी स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल पर। और हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 1 को हैंड रिटन नोट से कंप्लीट किया था। आज मेरे पास अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। उस हैंड रिटन नोट्स में सारा मैटर हो नहीं पाता है, तो हम पहले हैंड रिटन नोट से लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 11 तो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियाँ, अच्छे से करेंगे। नंबर 2 इकोसिस्टम, अच्छे से करेंगे। फिर लास्ट में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 3 चैप्टर हैं जिनको पहले हम हैंड रिटन नोट से करेंगे, उसके बाद हम इनके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ताकि 12th बोर्ड्स एग्जाम में सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 को, जीव और समष्टियाँ। चैप्टर का नाम क्या है, जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दो वर्ड है, एक ऑर्गेनिज्म एंड जीव, पॉपुलेशन यानी समष्टि। अब जीव क्या होता है, यानी इसे इंडिविजुअली बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, इंडिविजुअल। पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवित घटक को हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीव। एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समष्टि क्या कहते हैं, एक ही जाति के जीवों का समूह है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सारे होमोसेपियंस हैं, सारी ह्यूमन जाति है, तो वो क्या कहलाएगी, एक पॉपुलेशन कहलाएगी। यानी कि किसी एक जगह पर किसी एक ही जाति का समूह है तो उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। परंतु उसी जगह पर अलग अलग जातियों का अगर समूह बन जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, समुदाय कह देते हैं। एक से अधिक समष्टियों के समूहों को हम क्या कहते हैं, समुदाय। कोई एक रूम है, उसके अंदर कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी और मनुष्य सभी जो मौजूद हैं, तो उसे हम समष्टि समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर होगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, या फिर इकोसिस्टम का ये तंत्र जिसकी बात कर रहे हैं, एक से अधिक समुदाय का समूह हो जाए, यानी अलग अलग कम्युनिटी के अगर कुछ एरिया को हम कवर कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, जैविक एंड अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैविक घटक तो एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गए, और वातावरण के जो भी कारक मौजूद है उसमें, तापमान, पानी, हवा, मिट्टी, प्रकाश, ये सभी जब अगर मिला देंगे तो जैविक और अजैविक घटकों को मिला के जो चीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, और उससे मिलकर क्या बनता है, एक बायोम बनता है। एक से अधिक इकोसिस्टम के समूहों को हम क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। अगर बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, बायोम कहेंगे। और बायोम से क्या बन जाएगा, एक बायोस्फीयर, जैव मंडल बन जाएगा। एक से अधिक जीवोम के समूह को हम जैव मंडल कह देते हैं। बात समझ आ रही है आपको। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा। अब अगर हम सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले जीव है, जीव के बाद समष्टि, समष्टि के बाद समुदाय, समुदाय के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर। ये एक हायरार्की बनती है, पदानुक्रम बनता है, ये अच्छे से आना चाहिए। फिर ये टॉपिक है अपने इस एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ठीक है ना, जीव और उसका पर्यावरण, हमें ऐसा कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना है, इन सबको हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सा है, समष्टि है। कौन सा है, समष्टि है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं। अब जो समष्टियाँ हैं इसे क्या बोलते हैं, अपने पॉपुलेशन। एक ही जाति के जीवों के समूह को हम समष्टि कहते हैं। यह जीवीय समुदाय जो होता है कि इकाई कहलाता है ना। कोई भी जैविक समुदाय है उसकी इकाई क्या कहलाएगी, एक समष्टि कहलाती है। जैसे मानव की समष्टि। पादप पारिस्थितिकी की वह शाखा इसके अंतर्गत एक ही प्रजाति के समूह व इनके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं समष्टि पारिस्थितिकी। आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए आराम से। उसके बाद कुछ समष्टि के कुछ लक्षण होते हैं, समष्टि के आकार और समष्टि का घनत्व, है ना। समष्टि का आकार किस पर डिपेंड करेगा और समष्टि की डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी। तो क्या लिखा है, किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण उसका घनत्व मापा जाता है, या तो मतलब डेंसिटी, एक समष्टि के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। किसी विशेष क्षेत्रफल में उपस्थित सजीव की संख्या को हम क्या बोलते हैं, समष्टि का घनत्व। यानी जैसे हम रूम में लिया, रूम में कितने लोग प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाएगा, समष्टि का घनत्व। सूत्र क्या हो गया इसका, जीवों की कुल संख्या बटे में क्षेत्र। यानी अपने मान लो 40 बच्चे प्रेजेंट है क्लास में और उस क्लास का एरिया क्या है, 10
वर्ग किलोमीटर सॉरी 10 वर्ग मीटर है ना। तो इसका जब हम निकालेंगे तो जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगा, समष्टि घनत्व कहलाएगा। ठीक है ना। जन्म दर क्या होती है, जिसे अपने बर्थ रेट बोलते हैं। सजीवों द्वारा नए जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है, बर्थ रेट कहलाता है। मृत्यु दर क्या होती है, एक निश्चित समय में जनसंख्या में कितने जीव मर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। ये भी आपको पहले से पता है। एक लिंगानुपात भी इसका क्या होता है, समष्टि का एक अच्छा लक्षण होता है। जैसे समष्टि का दूसरा विशेष गुण क्या होता है, लिंग का अनुपात, जैसे कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। समष्टि में नर व मादा के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं। अब आयु पिरामिड क्या होता है, समष्टि के लिए आयु वितरण आरेखित किया जाता है। समष्टि में कितने किस आयु वर्ग के लोग हैं। तो निर्मित होने वाली संरचना को हम आयु पिरामिड कहते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, बढ़ता हुआ, स्थिर और घटता हुआ। जैसे कि एक जनसंख्या के अंदर जो लोग होते हैं, कुछ लोग तो कैसे होते हैं, बच्चे होते हैं, कुछ वयस्क होते हैं और कुछ बूढ़े होते हैं। यानी जो बेस हमेशा बनता है, बेस हमेशा किससे बनता है, प्री जनरेटिव से, यानी पूर्व जननक्षम, यानी जो जनन करने की क्षमता आगे रखेंगे, अभी नहीं है, बच्चे हैं वो, पूर्व जननक्षम। यानी जो बेस बना ना, ये बेस, ये जो बेस बना है ये किसका बना है, पूर्व जननक्षम, यानी प्री रिप्रोडक्टिव। किसका बोलेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव। और ये जो चीज़ बनी है वो किससे बनी है, रिप्रोडक्टिव से बनी है। और जो ऊपर वाली बनी है वो किससे बनी है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले लोगों से। यानी जो बेस में होंगे वो कौन से होंगे, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आगामी वर्षों में, और रिप्रोडक्शन जो कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें बोलते हैं जन्मोत्तर, है ना। तो अगर किसी का बेस में बच्चे ज़्यादा हैं और वयस्क उससे कम और बूढ़े उससे कम, तो ऐसा जो पिरामिड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या का पिरामिड बोलेंगे। पर किसी में जो पूर्व जनसंख्या यानी सॉरी जननक्षम लोग तो कम है, और जो पूर्व जननक्षम वाले लोग और जननक्षम वाले लोगों की संख्या एक जैसी है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाली फेज है वो सबसे कम है, तो ऐसा में पिरामिड कैसा बनेगा, स्थिर बनेगा। और यहाँ पे कैसा बन जाएगा पिरामिड, स्पिंडल शेप उल्टा बन जाएगा। 3 कंडीशन बनती है, घटती हुई, स्थिर और बढ़ती हुई। जो समष्टि की जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। एक होती है जन्म दर, जिसे अपने बर्थ रेट बोलते हैं। किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। यदि और मृत्यु दर क्या होती है, यह दी गई अवधि समष्टि में पाई जाने वाली मौतों की संख्या, यानी कि एक फिक्स समय में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और अगला होता है आप्रवासन। क्या बोलते हैं इसे, आप्रवासन। इसे बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। प्रजाति के वे जीव जो दिए गए समय में अन्य स्थान से इस आवास में आ गए हों। ठीक है ना। उत्परासन क्या होता है, इसे बोलते हैं इमाइग्रेशन, ई से डिनोट करते हैं इसे। प्रजाति के वे जीव जो दिए गए समय में इस आवास को छोड़कर चले गए। मान लो कोई एक समष्टि है, उसके अंदर कितने नए लोगों ने जन्म लिया उसे हम क्या बोलेंगे, बर्थ रेट बोलेंगे। कितने लोग मर के बाहर निकल गए उसे हम मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। कितने लोगों ने क्या किया, आप्रवासन किया यानी इमिग्रेशन किया, और कितने लोग बाहर चले गए उसे हम क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन बोलेंगे। ये हो गया आवास। ठीक है, हम आवास की बात करें ना, यानी एक समष्टि के अंदर बर्थ रेट से जनसंख्या बढ़ सकती है और मोर्टेलिटी से संख्या घट सकती है। और इमाइग्रेशन यानी आई वाले आप्रवासन से जनसंख्या बढ़ सकती है और इमिग्रेशन से संख्या घट सकती है ना। तो बी और आई तो संख्या को बढ़ाएंगे और ई और एम संख्या को घटाएंगे। ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए भाई। आगे देखते हैं हम। ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में नहीं है। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में, हम केवल वो ही टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे, बाकी सब टॉपिक को हम स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी हम सब कुछ पढ़ेंगे। आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 12, लेसन नंबर 13 में कोई टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा जो आपने नहीं किया हो। अब समझते कि पारस्परिक क्रियाएं क्या होती है। देखो मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ। मैंने एक वर्ड लिखा है निकेत, एक वर्ड लिखा आवास। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, निकेत मतलब जैसे आपने सुना निकेत, NICHE निकेत, और एक आवास हैबिटेट। अगर किसी व्यक्ति का जो नेचुरल जगह है, जिस जगह पे वो रहता है, वो तो होता है उसका आवास, और पर्टिकुलर जिस कृत्रिम जिस आर्टिफिशियल जगह पे वो रहता है वो क्या होता है, उसका निकेत होता है। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ों पर रह रहा है, तो पहाड़ तो उसका हो गया आवास, उस पहाड़ों पे उसका जो घर है वो क्या हो जाएगा, उसका निकेत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो समष्टि की परस्पर क्रिया, समष्टि में रहने वाले सभी लोग आपस में क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं, तो हमें वही पढ़नी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो,
प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव अलग अलग नहीं रह पाते हैं, बल्कि जैव समुदाय का निर्माण करने के लिए कई तरीकों में परस्पर क्रिया करते हैं। ये क्रियाएं एक या दोनों जाति के लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकती है। हम इसे प्लस लाभदायक माइनस नेगेटिव से दिखाते हैं। लाभदायक क्रियाओं के लिए प्लस और हानिकारक के लिए माइनस, जिन्हें उदासीन और उदासीन क्रिया यानी किसी को न फायदा न किसी को नुकसान, उसके लिए हम जीरो दिखाते हैं। ठीक है। ऐसे कुछ 6 क्रियाएं हैं जो हमें पढ़नी होती है। पहली का नाम क्या है? सहोपकारिता। क्या बोलते हैं? सहोपकारिता। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है। एक होती है स्पर्धा, कॉम्पिटिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिशन बोलते हैं भाई। ठीक है। एक होता है परभक्षण, प्रीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीडेशन बोलते हैं भाई। ठीक है। एक होती है परजीविता, इसे हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म बोलते हैं। एक होती है सहभोजिता, यहाँ पे सहभोजिता लिखा है, इसे बोलते हैं कमनसेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमनसेलिज्म। क्या बोलते हैं? कमनसेलिज्म। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कमनसेलिज्म। एक होती है अन्य जाति परजीविता, इसे हम अमनसेलिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है। सहपरितन क्या होता है? एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को भी क्या होता है? लाभ होता है। स्पर्धा में दोनों ही जाति को क्या होता है? नुकसान होता है। जबकि परभक्षण में एक को फायदा और एक को नुकसान होता है, और परजीविता में भी एक को फायदा एक को नुकसान, और सहभोजिता में एक को फायदा पर एक को कोई नुकसान नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान। और एक अंतर जाति परजीविता में क्या होता है? एक को नुकसान और एक को न फायदा नुकसान, इसे अमनसेलिज्म बोलते हैं। सहकारिता क्या होती है? इसमें होता है कि इस पारस्परिक क्रिया में दोनों जीवों को लाभ होता है, उसे सहकारिता कहते हैं। जैसे लाइकेन में, जैसे लाइकेन क्या है? एक नया ही है, उसमें कवक भी है और शैवाल भी है। कवक को भी फायदा होता है, शैवाल को भी फायदा होता है। कवक को भोजन मिलता है, शैवाल को रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये दोनों ही बातें कॉन्सेप्ट समझ आता है हमें सहकारिता में, जिसे अपने म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। स्पर्धा में क्या होता है? जीवों के बीच में स्थान, जल, भोजन, खनिज लवण के लिए तथा अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। इनमें दोनों जीवों को हानि होती है। मान लो रिसोर्सेज फिक्स है, संसाधन सीमित है, उसमें दोनों ही जातियाँ क्या करेगी? आपस में फाइट करेगी, कंपटीशन करेगी, जल के लिए, भोजन के लिए, खनिज लवणों के लिए। उस स्पर्धा में दोनों ही जाति का नुकसान होता है। इसमें लिखा है एक ही जाति के जीवों के बीच स्पर्धा अंतर जातीय स्पर्धा व भिन्न भिन्न जातियों के बीच स्पर्धा को अंतर जातीय बोलते हैं। मान लो कि शेर और शेर के बीच में स्पर्धा हो रही है, तो ऐसी स्पर्धा को हम क्या बोलेंगे? अंतरा जातीय, इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। पर एक शेर की है और एक टाइगर की है, अलग अलग जातियों के बीच में अगर स्पर्धा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलेंगे। अंतर जातीय स्पर्धा, अलग अलग जातियों के बीच में स्पर्धा हो तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। अगर एक ही जाति के जीवों के बीच में स्पर्धा होगी तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलेंगे। ठीक है, आपको आना चाहिए। अगला लिखा है परभक्षण। यहाँ पे गलती से क्या लिखा गया है? परिभक्षण लिखा गया। ये क्या है? इसमें परभक्षण है। यह दो जातियों के मध्य एक अस्थायी पारस्परिक संबंध है। ठीक है, जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव को मारकर खा जाता है। जैसे शेर ने हिरण को मार के खा लिया, तो शेर ने क्या किया है? हिरण को मार के खाया है, तो ये परभक्षण किया है। तो हिरण का तो जीवन नष्ट हो गया, जबकि शेर का क्या होगा? फायदा हो गया। तो इसमें क्या लिखा है? जिसमें एक ही जाति के जीव दूसरे जाति के जीव को मारकर भोजन के रूप में खाता है, इसमें एक जीव को लाभ दूसरे को हानि होती है। ठीक है। इसमें लिखा है परभक्षण के कार्य। परभक्षण के कार्य क्या हो सकते हैं? परभक्षण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। यानी हिरण की जो भी एनर्जी थी वो सारी शेर के अंदर आ जाएगी। हिरण तो शाकाहारी था, शेर मांसाहारी था। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होगी? ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। अनेक परभक्षियों का उपयोग पीड़क यानी पेस्ट एंड जैव नियंत्रण यानी बायो कंट्रोल में किया जाता है। परभक्षण जातियों की विभिन्नताओं को बनाए रखता है। परभक्षण क्या होता है? जाति अगर परभक्षी ना होंगे दुनिया में तो जो शिकार है वो बढ़ जाएंगे। तो परभक्षी भी नेचर में उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी चीज इंपॉर्टेंट है। यानी शिकारी भी इंपॉर्टेंट है और शिकार भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पात्रों में कांटे होने के कारण परभक्षी ने खा नहीं पाते, जैसे कि बबूल और नागफनी। यानी अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं कि उसे परभक्षी शिकार ना कर सके। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम। परजीविता, इसे बोलते हैं हम पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म, परजीविता। इसमें कोई जीव दूसरे को मार के नहीं खाता, बल्कि उसी के ऊपर अपना जीवन यापन करता है, यानी उसी से अपना खाना ग्रहण करता है। मान लो कोई प्लांट है, उसके ऊपर अमरबेल चढ़ती जा रही चढ़ती जा रही चढ़ती जा रही है, उसके ऊपर ग्रोथ कर रही है। यानी परजीवी किसी और प्लांट के ऊपर रहते हैं या किसी और जीव के ऊपर रहते हैं। जैसे हमारे बालों में अगर जूं है, तो जूं क्या है? परजीवी है, वो हमारा ही खून चूसती है। तो हम तो हो गए पोषक, और वो जो जीव हमारे ऊपर रह रहा है वो परजीवी हो गया। तो परजीवी का तो फायदा हो रहा है, खाना मिल रहा है अच्छा खासा, हमारे ऊपर रह रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है और उस परजीवी का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ठीक है।
परजीवी में क्या, जब कोई जीव अपना भोजन दूसरे सजीव से प्राप्त करता है उसे परजीविता कहते हैं, पैरासिटिज्म। एक को फायदा और एक को नुकसान। परजीवी के दो प्रकार हैं, एक बाह्य परजीवी इसे अपने एक्सोपैरासाइट बोलते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट इसे अपने अंतः परजीवी बोल देते हैं। वे परजीवी जो अपना भोजन परपोषी की बाहरी सतह से ग्रहण करते हैं उसे बाह्य परजीवी बोलते हैं। जैसे कि जूं मनुष्य पर होती है ना, अपने जूं बालों में होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी बोलते हैं। कुत्तों पर कुछ चिंचड़ होते हैं, जैसे अमरबेल, कस्कुटा जिसकी बात करते हैं, सब बाह्य परजीवी हैं। और कुछ अंतः परजीवी इसे अपने एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अंतः परजीवी वे परजीवी जो परपोषी के शरीर में अलग अलग जगहों, जैसे कि लाल रुधिर कणिका लिखा है यानी कि आरबीसी, यकृत यानी लीवर, फेफड़े यानी लंग्स आदि में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतः परजीवी बोलते हैं। ठीक है। अब लास्ट इसका एक मेन जो बचता है वो सहभोजिता। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। क्या बोला मैंने, कमेंसलिज्म की बात कर रहा हूँ। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक जाति को तो फायदा हो जाएगा पर दूसरी जाति को ना फायदा होगा नुकसान होगा, यानी इंटरेक्शन कैसा होगा, प्लस और जीरो वाला। ये याद रखना, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है दूसरी जाति को तो ना लाभ होता है, ये क्या होती है, हानि होती है। ठीक है। अगर इसका उदाहरण देखें तो जैसे कि आप एक घास के मैदान में कुछ चरने वाले पशु चल रहे हैं, गाय चल रही है या कोई भी और जानवर चल रहा है, वो जब चलते हैं तो गाय जब चलती है उनके पैरों से जो कीड़े जमीन के अंदर वो बाहर आते हैं। तो गाय तो अपना क्या कर रही है, चर रही है, यानी अपना ग्रेजिंग कर रही है, यानी अपना भोजन प्राप्त कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं। पर उसके आसपास कुछ पक्षी बगुले वगैरह आते हैं, गाय के चलने से वो उसके पैरों से क्या होते हैं, वो जमीन से कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं। ठीक है ना। अब कीड़ों मकोड़ों को वो पक्षी खा लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पर कुछ पशु चर रहे होते हैं उसके आसपास कुछ पक्षी देखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि पक्षी जो उन पैरों से जो कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं उनको खा लेते हैं। तो यहाँ पे उन पक्षियों को तो फायदा हो गया क्योंकि उनको अपना भोजन मिल गया, पर गाय को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, है ना। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता। ऐसे एग्जाम्पल हम जब क्वेश्चन करेंगे तो भर भर के आएंगे, तो आप टेंशन मत लेना कि हमारा कुछ मैटर छूट रहा है। अभी हम स्पीडली बस नोट्स को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे लिखा है अंतरजातीय परजीविता क्या होती है। ठीक है ना। अंतरजातीय परजीविता, अंतरजातीय परजीविता में एक जाति को तो हानि और दूसरी जाति को क्या होती है, अप्रभावी, यानी माइनस और जीरो का रिलेशन, जिसे हम अमेंसलिज्म बोलते हैं। एक जाति को नुकसान हो गया और एक जाति को ना फायदा ना नुकसान हुआ। ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में नहीं, कठलताएं, अधिपादक, ऐसा कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। अब हम इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं, टेंशन मत लेना। आगे आप स्लो करके वीडियो को तेज करके कैसे भी करके कर लेना। टाइम कम है आपके पास, कानों में ईयरफोन लगाना, वीडियो को चैन से सुनना, बीच में मत छोड़ना वीडियो को। अभी अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, इसका मतलब आपको सुनने में इंटरेस्ट है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहना, एंड तक चलना। एंड में जब हम सारे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे आपको लगेगा कि हमारे 3 चैप्टर बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अभी बहुत कुछ छूट रहा है हमारा। मैं नहीं कहता कि अभी हमारा सब कुछ कवर हो गया, अभी हमारा बहुत कुछ छूट रहा है। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, इकोसिस्टम। ठीक है। अब जब इकोसिस्टम करेंगे तो इकोसिस्टम होता क्या पहले तो, है ना। इकोसिस्टम के बारे में बताया किसने था, इकोसिस्टम के बारे में जैसे इकोलॉजी में एक वैज्ञानिक का नाम आता है। किसका नाम आता है इकोलॉजी में, एक तो रीटर का नाम आता है। किसका नाम आता है, रीटर का नाम आता है, ओडम का नाम आता है, हेकल का नाम आता है। सभी वैज्ञानिक के नाम किस में आते हैं, इकोलॉजी में आते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, अपने ओडम को कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी के लिए एक वर्ड आता है, किसका आता है बताओ, एजी टेंसले। किसका वर्ड आता है, एजी टेंसले का वर्ड आता है, एजी टेंसले। तो ये भी आपको आना चाहिए भाई। ठीक है ना। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक का ग्रुप हो, जिसमें जैविक घटक अजैविक घटक आपस में क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे एक पानी की बूंद भी है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज है। पानी की बूंद तो क्या होगी, अजैविक घटक, उसके अंदर जो जीव बैक्टीरियाज हैं वो क्या है, जैविक घटक है। तो जैविक और अजैविक घटक जब आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। एक पानी की बूंद से लेकर बड़े बड़े महासागर इकोसिस्टम का रूप हो सकते हैं। ठीक है ना। इकोसिस्टम एक स्व संचालित नियमित प्रकृति का अंश है, जहाँ जीव क्या करते हैं, आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं अपने और भौतिक वातावरण के मध्य में। यंत्र छोटा बड़ा और अस्थायी स्थायी पूर्ण अपूर्ण कृत्रिम प्राकृतिक सभी तरह से हो सकता है। ठीक है। स्थल पे भी हो सकता है, जल पे भी हो सकता है। इकोसिस्टम के प्रकार देखते हैं, इकोसिस्टम के टाइप। पहला होता है या तो नेचुरल होगा या कृत्रिम होगा, या तो हमने बनाया होगा या अपने आप बना होगा। प्राकृतिक परितंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम प्राकृतिक परिस्थितियों के अधीन होता है।
मानव आश्रित नहीं होता है, जैसे कि वन मरुस्थल, घास मरुस्थल, झील, नदी, समुद्र। कृत्रिम परितंत्र वह है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि बांध, तालाब, जल जीवशाला। इसका मतलब है एक्वेरियम। तो आपको याद रखना है एक्वेरियम कैसा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना। एक्वेरियम क्या होता है? जल जीवशाला। उसे कैसे कहते हैं? क्योंकि हमने कांच के बर्तन में किसी कांच यानी कि उसमें क्या पानी है, उसमें मछली है, तो वो जल जीवशाला है, एक्वेरियम। ये भी कैसा है? आर्टिफिशियल, शस्य भूमि यानी कि खेत। अगर स्थलीय और जलीय की बात करें, भूमि पर पाया जाने वाला परितंत्र जो घास स्थल आदि के रूप में होता है, उसे जलीय। ये क्या लिखा है? भूमि पर पाया जाने वाला इकोसिस्टम जो घास स्थल आदि के रूप में होता है वो तो स्थलीय है। जबकि जलीय परितंत्र जैसे कि लवणीय भी हो सकता है, यानी खारे पानी का भी हो सकता है, और मीठे पानी का अलवणीय भी हो सकता है, जैसे कि नदी और समुद्र। जैसे कि नदियाँ दलदल की तरह, जिसे अपने ईस्चुरीज बोलते हैं, तालाब, पौंड इत्यादि, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। अस्थायी, टेम्परेरी है कि परमानेंट है? ऐसा इकोसिस्टम जो किसी विशिष्ट मौसम में कुछ समय के लिए पाया जाता है, यानी अभी बना है, बरसात के दिनों में बना है, बाद में खत्म हो जाएगा, जैसे पानी से भरा गड्ढा, कहीं खड्डा था, पानी भर गया, तो कुछ समय के लिए बना था, ये अस्थायी था, टेम्परेरी था। जबकि कुछ स्थायी होते हैं, लंबे समय तक बन जाते हैं, तालाब लॉन्ग टाइम के लिए बन जाते हैं, वो स्थायी बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। कुछ कंप्लीट होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं। ऐसा इकोसिस्टम जिसमें सभी घटक मिलते हैं उसे पूर्ण बोलते हैं, जबकि कुछ इकोसिस्टम में कुछ घटकों की कमी होती है, इसे अपने इनकम्प्लीट भी बोल देते हैं। अब इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट भी क्या होती है? इकोसिस्टम असल में क्या है? नेचर की फंक्शनल यूनिट है। इकोसिस्टम क्या है? नेचर की, प्रकृति की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकता है, न ही नष्ट कर सकते हैं। ये क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। केवल पोषण स्तर के प्रत्येक पद में ऊर्जा की क्या आती है? कमी आती है। एक लेवल से दूसरे लेवल में जब जाएगी तो उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सन है ना, सन से जो एनर्जी आ रही है वो कितनी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, है ना। यानी कि 10 से 12% फोटोसिंथेटिक जो प्रकाश संश्लेषण उसमें यूज हो रही है, 95% पौधे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसमें से वातावरण में कितने? 55% है। ये टॉपिक जब हम एंड में सब कुछ कवर कर लेंगे तब आपको ये डायग्राम समझ आएगा, अभी ये समझ नहीं आएगा। जब हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना उत्पादकता क्या होती है, तब ये समझ आएगा। ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र कई जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से बनता है। ये सभी घटक परस्पर संबंधित और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं या क्रियान्वित होते हैं, और इनमें ऊर्जा का सतत प्रवाह चलता रहता है। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह लगातार चलता रहेगा, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब भी जाएंगे तो ऊर्जा की हानि होगी, है ना। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। मान लो कि सूर्य से क्या आई? प्रकाश ऊर्जा आई, तो पौधों ने क्या किया? उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, है ना। अपना भोजन बना लिया C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में। तो उन्होंने तो प्रकाश ऊर्जा दी थी, पर हमने उसको चेंज कर दिया रासायनिक ऊर्जा में। फिर इस रासायनिक ऊर्जा जो प्लांट के पास थी उसे किसने खाया? शाकाहारी ने खाया। तो शाकाहारी के पास नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा चलेगी, पर उसमें ऊर्जा की क्या हुई है? हानि हुई है। जब भी ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगी तो ऊर्जा की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है। आगे लिखा है अजैविक घटक। अजैविक घटक वातावरणीय कारक जो कि किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं उसे अजैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है, जो फोटोन के रूप में पृथ्वी पर आता है। इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही प्रवाह ऊर्जा प्रवाह के रूप में जीवधारियों में स्थानांतरित हो पाती है। अगर हम मैं बात करूं उत्पादक या प्रोड्यूसर जिस जो हमेशा T1 पे होगी। अगर मैं एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाऊं, तो आप थोड़ा सा अभी समझ लो। अगर मैंने एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाया तो जो सबसे नीचे T1 पर होगी वो हमेशा क्या होंगे? उत्पादक होंगे। और T2 पे जो होगा हमेशा वो क्या होगा? हमेशा ही कैसे होंगे? शाकाहारी होंगे। और T3 पे कैसे होंगे? प्राथमिक मांसाहारी होंगे। और जो T4 पे होंगे वो कौन से होंगे? मांसाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे। कि हम मोस्टली चार ही लेवल को क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे। हम चार ही लेवल का पिरामिड पढ़ेंगे और चार ही लेवल की श्रृंखला को क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। याद रखना हमेशा। ठीक है। T1 पे हमेशा उत्पादक होंगे जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सबसे ज़्यादा ऊर्जा को बनाएंगे। ठीक है। T2 पे कौन होंगे? शाकाहारी होंगे। T3 पे कौन होंगे? प्राथमिक मांसाहारी होंगे। और T4 पे क्या होंगे? सर्वोच्च मांसाहारी होंगे या सर्वोच्च उपभोक्ता या सर्वाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है ना। देखो क्या लिखा है? उत्पादक या प्रोड्यूसर जो T1 लेवल पर है, स्वपोषित घटक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवधारी जो प्रकाशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। क्योंकि इन्होंने क्या किया? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला है, इसलिए इसे क्या बोल दिया? ट्रांसड्यूसर बोल दिया। कुछ नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी
जीवाणु इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। इसे ऑक्सीय प्रकाशलेशन कहते हैं। गाय, भैंस जो दूध का उत्पादन करती है, द्वितीयक उत्पादक के रूप में जानी जाती है। गाय, भैंस ये सब जो दूध का उत्पादन कर रही है ना? ये सब किस में आएँगी? सेकेंडरी प्रोड्यूसर में आएगी, है ना? प्रोड्यूसर तो कौन है? प्रोड्यूसर तो हमेशा ही हरे प्लांट है। पर हमने अगर पूछ ले सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो गाय, भैंस जो शाकाहारी जीव है, जो दूध को बना रहे हैं, वो कैसे हो जाएंगे? सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे। अब उपभोक्ता कंज्यूमर क्या होते हैं? ये वे प्राणी हैं जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर है, यानी ये विषम पोषी है। इसे हम भक्षी पोषी या फैगोट्रोपस भी कह सकते हैं। ये 4 टाइप के हो सकते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो किस लेवल पे आएंगे? T2 लेवल पे आएंगे। ये प्राणी प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, जिसे अपने शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, टिड्डा, मच्छर, खरगोश, चूहा, गिलहरी, भेड़, हिरण, गाय वगैरह। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जिसे अपने क्या बोलेंगे? प्राथमिक मांसाहारी जो T3 लेवल पे आएंगे। वे प्राणी जो शाकाहारी का भक्षण करते हैं उसे मांसाहारी कह देते हैं, जैसे कि चलिए कीट हो सकते हैं, हाइड्रा हो सकता है, मेंढक हो सकता है, मकड़ी हो सकता है। ठीक है। और जो T4 लेवल पे आएगा वो कौन से होते हैं? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं भाई। ये प्राणी मांसाहारी प्राणी को खाते हैं, जैसे कि बड़ी मछली, भेड़िया और सर्प होते हैं। और चतुर्थ श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो कहते हैं उच्च स्तर के मांसाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, जो T5 लेवल तक जाते हैं। वे मांसाहारी जो किसी अन्य के द्वारा नहीं खाए जाते हैं। हमेशा ना जो सर्वोच्च उपभोक्ता की जब भी बात आएगी, सर्वोच्च उपभोक्ता हमेशा वो ही होगा जिसे कोई और नहीं खा सकता या नहीं खाएगा। वो कैसे होते हैं? चतुर्थ श्रेणी के या सर्वोच्च उपभोक्ता, इसे उच्चतर मांसाहारी कहते हैं। T5 लेवल पे होंगे, जैसे कि शेर, बाघ वगैरह। ठीक है। अब कुछ सूक्ष्म उपभोक्ता भी होते हैं भाई, अपघटक, डिकम्पोजर्स की बात करते हैं। ये कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक, मृत जीवी होते हैं, जो मरे हुए जीवों पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये मृत कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों पर पाचक रस छोड़ते हैं, पचित पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जैसे कि कवक और जीवाणु। यानी जो जीव मर चुके हैं उन पे अपने पाचक रस छोड़ेंगे, उनसे अपना भोजन क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? अपघटक बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोलेंगे। असल में ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं होंगे प्रकृति में तो हमारी प्रकृति में बहुत गंदगी हो जाएंगे। ये क्या करते हैं? जो भी जीव मर चुके हैं उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ठीक है। अन्य विषम पोषित अपमार्जक बोलते हैं, स्क्वेंजर्स बोलते हैं। मृत भोजी होते हैं, मृत सड़े गले भोज्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, जैसे कि गिद्ध वगैरह, वल्चर्स। और परजीवी क्या होते हैं? ये अपना पोषण किसी सजीव पोषक से, ये अपना पोषण किसे लेते हैं? किसी सजीव पोषक से बिना पकड़े, बिना मारे प्राप्त करते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, कृमि और कीट। अब उत्पादकता क्या होती है? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? क्या होती है? प्रोडक्टिविटी। क्या बोला मैंने? प्रोडक्टिविटी। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? जितना भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो बनी है वो क्या कहलाती है? उत्पादकता कहलाती है। उत्पादकता प्राथमिक भी हो सकती है, द्वितीयक भी हो सकती है। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जितनी भी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बनाई जाती है उसे अपने क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। अब उत्पादक की बात कौन है? श्रेणी में उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता द्वारा कितनी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बनाई जाती है उसे हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। पढ़ते हैं हम, देखो। प्रति इकाई समय में इकोसिस्टम द्वारा उत्पादकता ऊर्जा की वह मात्रा है जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या रहती है? स्टोर या सीमित रहती है। यह ऊर्जा शुष्क पदार्थ के रूप में, ड्राई मैटर के रूप में, ऊर्जा संग्रहित या प्रति इकाई क्षेत्र या प्रति इकाई समय में या प्रति मीटर या प्रति वर्ष में मापी जाती है। पारिस्थितिकी की वह शाखा जो विभिन्न कारकों एवं कार्बनिक पदार्थों और साथ साथ इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों द्वारा उत्पादन के अध्ययन से संबंधित है, उसे हम बोलते हैं उत्पादन पारिस्थितिकी, यानी कि प्रोडक्टिविटी इकोलॉजी बोलते हैं या प्रोडक्शन इकोलॉजी बोल देते हैं। ये दो प्रकार की होती है भाई, एक प्राथमिक है, द्वितीयक। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? इसे अपने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ये हमेशा ही कौन करेगा? ये हमेशा ही उत्पादक के द्वारा बनाई जाएगी। यह वह दर है जिस पर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्राप्त की जाती है और जैव संबंधी संश्लेषण उत्पादक द्वारा प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। यानी कि पेड़ पौधों ने क्या किया? प्रति इकाई समय में, यानी एक समय लिया, उस फिक्स एरिया में जितनी उसने कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बनाई है अपने पास, वो सब क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादक कहलाती है। फिर ये दो टाइप की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और एक नेट, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना? एक तो होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी एक बरगद का पेड़ है, उसने कितनी ऊर्जा अपने पास बनाई है, यानी उसने 1000 किलो कैलोरी क्या कर दी? अपने पास ऊर्जा बना दी। तो वो 1000 किलो कैलोरी क्या कहलाएगी? सकल प्राथमिक उत्पादक कहलाएगी। प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्रफल में कार्बनिक पदार्थ का कुल उत्पादन जो सौर ऊर्जा द्वारा प्राप्त किया जाता है,
तो जो एक हरे पेड़ ने या एक हरे बरगद के पेड़ ने अपने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जितनी ऊर्जा बनाई है, वो क्या कहलाएगी? उसकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पर उसी प्लांट ने अपने शोषण के लिए जो चीज़ यूज कर ली, वो क्या कहलाएगी? एनपीपी। अगर मैं जीपीपी माइनस क्या कर दूं? आर कर दूं, यानी रेस्पिरेशन रेट निकाल दूं, तो जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एनपीपी बोल देंगे। एनपीपी क्या होती है? यह प्रति इकाई समय या प्रति इकाई क्षेत्रफल में संग्रहित ऊर्जा की वह मात्रा जो उत्पादकों द्वारा, जो क्या होती है? उत्पादकों द्वारा जाती है। यही ऊर्जा शाकाहारियों और खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में काम में ली जाती है। ठीक है ना? अब पेड़ ने क्या लिया? अपने पास 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाई, और उस 1000 में से क्या कर ली? 100 तो अपने ही शोषण में यूज कर ली। अब जो बची भी 9 है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। बात समझ आ रही है ना? इसमें क्या लिखा है? यही ऊर्जा शाकाहारियों और खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में क्या आती है? काम आती है। यानी ये 900 किलो कैलोरी जो बची थी वही आगे जा पाएगी, यानी एनपीपी ही आगे क्या होती है? ट्रांसफर हो पाती है। असल में क्या होता है? जीपीपी तो टोटल बनी थी, अगर मैं इसमें से आर माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगी? एनपीपी कहलाएगी। अगर मैं एनपीपी में क्या जोड़ दूं? आर जोड़ दूं, तो वो क्या कहलाएगी? जीपीपी कहलाएगी। अच्छे से आपको आना चाहिए। आगे लिखा है, यह उत्पादकता अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि यह विभिन्न वातावरणीय घटकों द्वारा प्रभावित भी होती है। संपूर्ण जैव प्रक्रम की वार्षिक कुल उत्पादकता का भार शुष्क कार्बनिक तत्वों के रूप में 170 मिलियन लिखा है, असल में मिलियन नहीं है, ये बिलियन है। क्या है? बिलियन, अरब। ठीक है ना? 170 बिलियन है, टन में आंका गया है। जबकि पृथ्वी पर लगभग 75% भाग क्या है? समुद्र है। फिर भी इसकी उत्पादकता कितनी है? 55 बिलियन टन है। इस बात को गौर समझो। ये बोलता है हमारे पूरे पृथ्वी पर जितना भी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बन रही है, असल में वो कितनी है? 170 बिलियन टन है। ठीक है ना? कितनी है? 170 बिलियन टन है। उस 170 बिलियन टन जो पूरी बन रही है, पर उसमें से अगर पूरी पृथ्वी को देखें तो 70% पे तो क्या है? पानी है। 70% पानी होने के बावजूद भी जो वहाँ से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बन रही है, वो कितनी है? 55 बिलियन टन है। यानी कि 170 में से 55 बिलियन टन कौन बना रहा है? वो तो पानी के में जो एल्गी वगैरह है वो बना रहे हैं, और जो टेरेस्ट्रियल स्थलीय है वो बची हुई एनर्जी को बना रहे हैं। ठीक है ना? पूरी पृथ्वी में अगर हम पृथ्वी को 100% माने, तो 70% भाग पे तो पानी है, और 30% पे क्या है? लैंड है, टेरेस्ट्रियल है। तो 30% पे असल में जो एनर्जी बन रही है वो ज़्यादा है, यानी जगह कम है पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और पानी के पास जगह बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है। अब बढ़ते हैं द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है? यह वह दर है जिस पर उपभोक्ता द्वारा, यानी कि शाकाहारियों द्वारा, मांसाहारियों द्वारा, उपभोक्ता द्वारा कार्बनिक पदार्थ को बनाया जाता है। उपभोक्ता जो कि परपोषी है, पौधों पर निर्भर करते हैं, या यह ग्रहण किए गए भाग को पचाकर पचित पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, शेष अपशिष्ट पदार्थों के रूप में क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। इन पचित पोषक तत्वों में से एक भाग शोषण में खर्च होता है, शेष मांसाहारी कार्बनिक पदार्थ वृद्धि विकास में काम आ जाता है। मांसाहारी कार्बनिक पदार्थ का काफी अंश शिकार के दौरान नष्ट कर देते हैं, और यह ग्रहण किए गए कार्बनिक पदार्थ का लगभग 60% शोषण में ले लेते हैं, जबकि 30% अन्य कार्यों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। इस प्रकार जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो प्राथमिक उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोक्ता की जैव शक्ति बायोमास बनने की क्रिया का बनाने के लिए किया जाता है। क्या लिखा है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो प्राथमिक उत्पादक है, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उनके द्वारा बनाया गया भोजन का उपभोग जो होता है, यूज जो होता है, वो उपभोक्ता की बायोमास बनाने में किया जाता है। ठीक है ना? अब अगर हम अब घटक की बात करें, अब घटक जो होते हैं वो क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक विघटन किए जाने की क्रिया है, यह अब घटक द्वारा संपन्न की जाती है। अब घटक, मैं अपघटन की बात नहीं कर रहा, मैं अब घटक, यानी जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। ठीक है ना? और किस में तोड़ेंगे? वो हमेशा CO2 व H2O में तोड़ेंगे, यानी कि पहले तो जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, अब घटक उसमें जाकर काम करेंगे, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देंगे, इसमें CO2 व H2O में, और खनिजों का उत्पादन कर देंगे। यह प्रक्रिया मुख्यतः मृदा के ऊपरी स्तर, स्थलीय आवास या जलाशय की तली में की जाती है। ठीक है? अपरद, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। अपरद क्या होता है? ये निक्षेपित कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि करकट लीटर, जैसे कि कुछ कीड़ा जो अपने कार्बनिक पदार्थ है, जो पत्तियां कचरा होता है ना, उसे अपरद बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। भूमि के ऊपरी स्तर पर पाए जाने वाले अपरद, पादप की सूखी पत्तियां, छाल, पुष्प, उत्सर्जित पदार्थ, अपशिष्ट आदि।
भूमिगत अपप्रद ये जड़ीय अपप्रद कहलाते हैं क्योंकि ये मृत जड़ों द्वारा बनते हैं, जैसे कि भूमिगत जीव, इनके अपशिष्ट पदार्थ का एक साथ होता है। ये टॉपिक यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अपघटन की क्रियाविधि, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अपघटन की क्रियाविधि, 3 प्रकार की क्रियाएं यहाँ संपन्न होती है। अपरद का खंडन, फिर निक्षालन लीचिंग, फिर अपचयन, फिर ह्यूमिसीभवन और फिर खनिजीभवन। पहले हम पढ़ेंगे अपघटन, सॉरी खंडन पढ़ेंगे। खंडन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, छोटे अकशेरुकी जंतु जिन्हें हम अपरदकारी कहते हैं, अपरदहारी कहते हैं, जैसे कि केंचुआ, दीमक, चींटी, ये अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं और जिस भाग को खाते हैं उसे चूर्णित अवस्था में मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यानी उन्होंने खाया और बाहर निकाला, यानी मिट्टी को और क्या अपनाया? पोषक तत्वों से भरपूर कर दिया। यानी खंडन में क्या होता है? बड़े को छोटे में तोड़ना, बस इतना ही। ठीक है। लीचिंग में क्या होता है? इसमें जो विलेय अंश है, शर्करा, अकार्बनिक पोषक तत्व, उनको जो खंडित हो चुके हैं पहले से, और जो अपघटित अपरद है, अपरद में से निक्षालित होकर वर्षा के जल के साथ निस्कर नीचे मृदा में जाते हैं। यानी कि एक लेयर थी, उसमें ये सारे अपरद पड़े थे, पर जब बारिश हुई तो ये सारे जो पोषक तत्व वो जमीन में क्या आ जाएंगे? नीचे एक लेयर में जमा हो जाएंगे, हरी लेयर से बन जाएगी, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? निक्षालन। निक्षालन मतलब छन जाना, मिट्टी में नीचे पहुंच जाना, ठीक है ना। वो भी कौन से? अकार्बनिक पोषक तत्व होगा। अपचयन क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? मृतोपजीवी जो कवक होते हैं उनके द्वारा काम किया जाता है। ये पाचक रस इनके ऊपर डालते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ तरल यौगिकों में बदल जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ मुक्त हो जाते हैं। यह विभेदित अपघटन की प्रक्रिया ह्यूमस के ह्यूमसी भवन और खनिजों के खनिजी भवन द्वारा होती है। ठीक है। आगे आते हैं ह्यूमसी भवन। ह्यूमसी भवन में क्या होता है? ह्यूमस बन जाती है। अपरद की ह्यूमस में बदलने की क्रिया है गहरे रंग का रवेदार, ये लाइन पॉइंट है, गहरे रंग का रवेदार आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसमें सेल्यूलोज, लिग्निन, टैनिन, रेजिन आदि सब कुछ मिलता है। ये अत्यधिक रेसिस्टेंस क्षमता के कारण ह्यूमस कुछ अम्लीय और कोलाइडी पदार्थ का बना होता है। ठीक है। पोषक के भंडार के रूप में कार्य करता है। धीमी गति से उगने वाला अपरद है, पौधों को पोषक तत्वों की क्या करता है? आवश्यकता को उपलब्ध करवाता है। अब लास्ट में आता है मिनरलाइजेशन। कार्बनिक पदार्थों के कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2, जल, खनिज लवण मुक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? ह्यूमसी भवन कहलाती है। यह सरल विलेयशील कार्बनिक पदार्थों के साथ बनाए जाते हैं, जबकि मृतोपजीवी सूक्ष्मजीव पाचक रस कार्बनिक पदार्थों पर डालते हैं तो विलेयशील कार्बनिक पदार्थ स्वयं के काम में ले लेते हैं और अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन और जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन पर दिए जाते हैं। और जो अपरद की प्रक्रिया होती है वो प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं कुछ। अपरद की प्रक्रिया वो कैसे रही है, उसकी सोइल की पीएच कैसी है, तापमान कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ के जो वेंटिलेशन है वो कैसा है, इन सब पे भी ये डिपेंड करेगा भाई। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना? एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह को समझने में पूर्व ऊष्मागति के कुछ सिद्धांतों को समझना भी जरूरी होता है। ऊर्जा को दोनों हम नष्ट कर सकते हैं, पर ऊर्जा को नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ये ऊष्मागति का प्रथम नियम भी कहता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय होता है। इसका विपरीत या उल्टा प्रवाह कभी भी संभव ही नहीं है। जब ऊर्जा एक पथ से दूसरे पथ में स्थानांतरित होती है तो उसका कुछ भाग ऊष्मा या प्रकाश के रूप में विकसित हो जाता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। 90% भाग उस पद द्वारा काम में लिया जाता है, सिर्फ 10% भाग बायोमास के रूप में संग्रहित या संचित किया जाता है। यानी कि एक लेवल पे 90% तो उसने क्या कर लिया? काम में लिया, और 10% क्या होगा? बायोमास के रूप में यूज होगा। यानी कि अगर 100% एनर्जी आ रही है तो 100% अगले लेवल पे स्थानांतरित नहीं होती है, केवल 90% होती है, सॉरी 10% ही होती है, और 90% क्या हो जाती है? वातावरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है ना। केवल 10% ही क्या होती है? उसके जैव बायोमास के रूप में संग्रहित हो जाती है। ऊर्जा का एक भाग शाकाहारी स्तर पर अनुपयोगी रूप में शेष जाता है, क्योंकि शाकाहारी भोजन अंतर्ग्रहण भोजन के दौरान काफी भोजन को नष्ट करते हैं और साथ साथ अंतरित भाग में से अपशिष्ट मल के रूप में निष्कासित कर देते हैं। पादपों की उत्पादकता जो शाकाहारी प्राणियों में पहुंचती है लगभग 10% होती है। इस प्रकार लगातार अगले पद में पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा पहले स्तर की 10% ही होती है। इसे क्या बोलते हैं? दक्षांश का नियम। केवल 10% ही अगले लेवल पे क्या होती है? ट्रांसफर होती है। इसे लिंडमैन ने 1942 में बताया था। ठीक है।
खाद्य श्रृंखला, यानी अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊर्जा जाएगी तो केवल कितनी जाएगी, केवल 10% ही जाएगी। यानी 1000 किलो कैलोरी यहाँ पर है तो यहाँ 100 जाएगी, यहाँ 10 जाएगी और यहाँ पे केवल एक ही जाएगी। यही क्या कहता है, 10% दशांश का नियम कहता है लैंडमैन का 1942 का। अब फूड चेन क्या होती है? प्रकृति में पोषक स्तरों का अनुक्रम जिसके द्वारा भोजन उत्पादक से अंततः उपभोक्ता तक पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। प्रकृति में सिंगल फूड चेन काम नहीं करती, हमेशा फूड वेब ही काम करता है, खाद्य श्रृंखलाओं का जाल काम करता है। इस खाद्य श्रृंखला में खाना और खाए जाने की प्रक्रिया चलती है। एक पोषक स्तर पर जो अभिपरभक्षक है, उस श्रेणी के जीव द्वारा वो शिकार भी बन जाता है। यानी कि जो शिकार है वो शिकार है, पर जो शिकारी है वो किसी और का भी शिकार हो सकता है। ठीक है ना? इसलिए बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। खाद्य श्रृंखला के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे आएगी परभक्षी खाद्य श्रृंखला, या इसे क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन। इसे क्या बोलेंगे हम, जीएफसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीएफसी। यह एक सामान्य खाद्य श्रृंखला है जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से बनी होती है। प्रथम पोषक स्तर पर उत्पादक आते हैं और उपभोक्ता दूसरे स्तर से लेकर 5वें स्तर तक आते हैं और अपघटक अंतिम पोषक स्तर पर उपस्थित होते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक जलीय खाद्य श्रृंखला और एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला। अगर एक जलीय खाद्य श्रृंखला की बात करें तो पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं सबसे निचले लेवल पर, यानी उत्पादक के रूप में जो एनर्जी को बनाएंगे। उसे कौन खाएगा, जंतु पलव खाएंगे। जंतु पलव कौन खाएगा, लघु क्रिस्टेशियन जंतु खाएंगे। और उनको कौन खाएगा, छोटी मछली खाएगी। फिर उन्हें बड़ी मछलियाँ खाएगी और उन बड़ी मछलियों को मगरमच्छ खा जाएगा। यानी एक तरह से फूड चैन बन जाएगी। पर इतनी फूड चैन कभी भी खाद्य श्रृंखला में काम नहीं कर पाती है। ठीक है ना? हमेशा 4 से 5 लेवल काफ़ी होते हैं। अब जब अपनी टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें तो स्थल पर पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला जिसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है। जैसे कि घास को कौन खाएंगे, मवेशी यानी कि गाय बकरी वगैरह, उसे मनुष्य खा सकता है। घास को टिड्डी खाएगी, टिड्डी को मेंढक, मेंढक को सर्प, सर्प को मोर खा लेगा। तो घास कितने लेवल पे आएगी, T1 पे आएगी और टिड्डा T2 पे आएगा, मेंढक T3 पे आएगा, सर्प T4 पे आएगा और मोर किस पे आ जाएगा, T5 पे आ जाएगा। अब कुछ पेड़ पौधे वनस्पति है उसे खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को भेड़िया, भेड़िया को बाघ। तो एक तरह से ये भी क्या बन गई, हमारी खाद्य श्रृंखला बन गई। एक फसल फसल कुछ एफिड्स, फिर लेडी बर्ड बिटल्स थे, फिर किटारी पक्षी थे और उसे बाज खा गए। यानी ये भी एक तरह से टेरेस्ट्रियल की खाद्य श्रृंखला बन गई। अब अप्रद खाद्य श्रृंखला, डेट्राइरिवोरस फूड चेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, डीएफसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेट्राइरिवोरस फूड चेन बोलेंगे। यह खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों की अपशिष्ट आदि से शुरू होती है या प्रधारी और पक्षक द्वारा निर्मित होती है। एनसीईआरटी में चीज दी हुई है कि कौन सी खाद्य श्रृंखला प्रकृति में जल में ज्यादा योगदान देगी या स्थल पर योगदान देगी। तो एक ट्रिक है एजी, यानी एक्वाटिक में कौन सी फूड चेन हेल्प करेगी, ग्रेजिंग वाली फूड चेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तब बता दूंगा। ठीक है ना? ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अपमार्जक, एक अप्रधारी और एक अपघटक। तीनों में डिफरेंस देखो। अपमार्जक कहते हैं वे प्राणी जो मृत भागों का भक्षण करते हैं, उसे अपमार्जक कहते हैं, जैसे कि कौवा और सिंह यानी शेर। अपरधारी क्या होते हैं, छोटे आकार के प्राणी जो कार्बनिक अंश का भक्षण करते हैं, उसे दीमक और केंचुआ जैसे कि लार्वा। और एक होता है अपघटक, जीवाणु कवक आते हैं इसमें, खनिजी भवन या ह्यूमसी भवन क्रिया करके इनके द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। अप्रद पर केंचुआ काम करेगा, केंचुए पर चिड़िया काम करेगी, चिड़िया पर बाज काम करेगा। अब लास्ट आती है पैरासिटिक फूड चेन, पीएफसी आती है। इस श्रृंखला में किसी बड़े जीवधारी के ऊपर छोटे आकार के जीव निर्भर करते हैं। अधिकांशतः रोग कारक होते हैं, ये जो पोषक को प्राप्त करते हैं, खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, लेकिन ये खाद्य श्रृंखला छोटी होती है। ठीक है ना? खाद्य जाल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, इनमें विभिन्न पोषक स्तरों पर अंतर्ग्रहण इस प्रकार होता है कि ये एक या एक से अधिक प्रकार की समष्टियों को एक विशिष्ट खाद्य पदार्थ को उपलब्ध हो जाता है और उपभोक्ता को कई प्रकार के भोजन चुनने का विकल्प मिल जाता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाएं उलझ जाती है और खाद्य जाल का निर्माण करती है। यानी जितनी अधिक फूड चेन होगी उतना ही खाद्य जाल बड़ा होगा और वो इकोसिस्टम उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि अभी फिलहाल कोई जीव किसी और जीव खा रहा था, वो शिकार खत्म हो गया तो किसी और को खा लेगा। यानी अगर जितनी फूड चेन आपस में जुड़ी होगी वो खाद्य जाल उतना ही क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। जैसे यहाँ पे हिरण को बाघ भी खा रहा है, भेड़िया भी खा रहा है और ऐसे अलग टाइप के, यानी एक ही जीव पर बहुत सारे जीव निर्भर है। अगर शिकार कोई एक खत्म होगा दूसरा शिकार को खा लेगा। यानी फूड चेन में ऐसा ही, फूड वेब में ऐसा ही होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड किसे कहते हैं, इसे हम एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने बताया था। किसने बताया था, चार्ल्स एल्टन ने बताया, इसलिए हम इसे एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड को बार चित्र भी कहते हैं। सर्वप्रथम एल्टन द्वारा 1927 में बनाया गया था, इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। यह पिरामिड ऊर्जा, भार और संख्या, यानी संख्या का हो सकता है, बायोमास का हो सकता है और ऊर्जा का हो सकता है।
ऊर्जा के संदर्भ में हमेशा सीधे ही प्राप्त होते हैं। जलीय इकोसिस्टम का भार के आधार पर, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक मिनट रुको। देखो, एक मिनट, इस पेज को हम ऐसे बड़े कर लेते हैं। देखो, ये 3 टाइप के होते हैं पिरामिड, है ना। एक तो होता है कौन सा, अपना संख्या वाला पिरामिड। किसका होता है? संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड लगभग कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। पर उल्टा किसका होता है? उल्टा होता है वृक्ष इकोसिस्टम का, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। क्यों उल्टा? उल्टा देखो, वैसे तो सीधा होता है संख्या वाला पिरामिड। सीधा कैसे होता है? बीच में सबसे नीचे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। उनको खाने वाले हिरण उससे कम है, उनको खाने वाले भेड़िया उससे कम है, और शेर उससे भी कम है। तो जैसे जैसे हम एक लेवल से ऊपर की लेवल तक जाते हैं, उनकी संख्या जीवों की कम होती जाती है। तो संख्या का पिरामिड सीधा होता है मोस्टली तो। पर उल्टा कब होगा? वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का। मान लो एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी उससे कम होंगे जो उस वृक्ष पर रहते हैं, और उस पक्षियों पर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव परजीवी है वो उससे भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। यानी वृक्ष तो संख्या में एक था, उस पर रहने वाले पक्षी उससे ज़्यादा थे, और उस पर डिपेंड रहने वाले परजीवी उससे भी ज़्यादा थे। तो ये इकोसिस्टम कैसा बन गया? उल्टा बन गया। किसका? वृक्ष का, पारिस्थितिकी तंत्र का। बात समझ आ रही है? अब अगर बात करें हम किसका, बायोमास का, जैव भार की बात करें, किसकी बात करें? जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड भी लगभग कैसा होता है? सीधा होता है। पर उल्टा कब होगा? एक्वाटिक इकोसिस्टम का। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होते हैं? पादप प्लवक सबसे नीचे होते हैं। पादप प्लवक की संख्या तो क्या होती है? ज़्यादा होती है, मानवीय संख्या ज़्यादा होती है पादप प्लवक की, पर उनका बायोमास क्या होता है? सबसे कम होता है। और उसको खाने वाले जो जंतु प्लवक होंगे उनकी संख्या भले उससे ज़्यादा है, पर पादप प्लवक में बायोमास कम था, जंतु प्लवक में बायोमास उससे भी कम था, छोटी मछलियों में बायोमास उससे ज़्यादा होगा, और जो बड़ी मछलियाँ होगी उनका बायोमास सबसे अधिक होगा। बायोमास का मतलब क्या होता है? किसी भी सजीव के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है, शुष्क भार की जो मात्रा है, कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है, वो बायोमास होता है। तो पादप प्लवक में भले संख्या ज़्यादा थी, पर वो इतने सूक्ष्म है कि उनमें जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो बहुत कम है। ठीक है ना? तो ये संख्या में भले ज़्यादा हो पादप प्लवक, पर उनमें बायोमास कम होगा, और जंतु प्लवक में उससे कम होगा, और सॉरी, जंतु प्लवक में उससे ज़्यादा होगा, और जंतु प्लवक छोटी मछलियों में उससे ज़्यादा होगा, और बड़ी मछलियों में उससे ज़्यादा होगा। तो ऐसा इकोसिस्टम क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। और हमेशा ऊर्जा का पिरामिड हर कंडीशन में कैसा सीधा होता है? आपको भी पता है ऊर्जा के पिरामिड में क्या होता है? ऊर्जा के पिरामिड में क्या होता है? जैसे हमने ऊर्जा का पिरामिड बनाया, ऊर्जा के पिरामिड में क्या होता है? सबसे जो नीचे लेवल पे होता है वो हमेशा क्या होता है? उत्पादक होते हैं। उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तृतीय उपभोक्ता। यानी जब भी हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएंगे तो ऊर्जा का हमेशा क्या होता है? हानि होती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा ही होता है, याद रखना। ठीक है? अब चैप्टर अगला कौन सा आएगा? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है? जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जातियों को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग जीव मिलते हैं, तो इनमें जैव विविधता कहते हैं, यानी कि जीवों का अलग अलग पाया जाना। यानी कहीं पे कुत्ते बिल्ली अलग अलग जीव मिलते हैं, उसे ही जैव विविधता कहते हैं, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमें उसी को ही बचाना है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोजेन ने किया था। एडवर्ड विल्सन ने इसे क्या किया था? प्रचलन में लाए थे। ठीक है? जैव विविधता के प्रकार आनुवांशिक भी होती है, और अपनी इकोसिस्टम वाली भी होती है, और स्पीसीज वाली भी होती है। तो हम पहले पढ़ते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। एक ही जाति के बीच में अगर कोई विविधता है तो उसे हम आनुवांशिक विविधता बोलते हैं। जैसे कि सर्पगंधा राउल्फिया वोमिटोरिया में की विभिन्न किस्में में हिमालय में मिलती है। इसके भिन्न भिन्न किस्मों में भिन्न भिन्न सांद्रता किसकी मिलती है? रेजरपाइन की मिलती है। यानी कि राउल्फिया सर्पेंटाइना होता है, इसे अब एक स्पेसीज है राउल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है? इसकी अलग अलग जातियों में जो इसके अंदर जो एक एल्कोलॉइड मिलता है, एक रसायन मिलता है रेजरपिन, उसकी सांद्रता भी अलग अलग है। तो इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं हो चुकी है। क्या हो चुकी है? आनुवांशिक विभिन्नताएं। ठीक है? जो औषधीय महत्व का होता है। इसी प्रकार चावल की जो लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख जातियां मिलती हैं, और आम की लगभग 1,000 से अधिक क्या मिलती है? हमें जातियां मिलती है। ये सब किस में आएगी? आनुवांशिक विविधताओं में आएगी। आनुवांशिक विविधता का मतलब ही होता है इसके जीन में कितनी विविधताएं हैं। ठीक है? अब आती है स्पीसीज वेराइटीज, यानी स्पीसीज में विविधता, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी जाति की अलग अलग किस्मों के बीच पाई जाने वाली विविधता को हम क्या बोलते हैं? जातीय विविधता कह देते हैं। जैसे कि पश्चिमी घाट में उभयचरों की संख्या अधिक मिलती है पूर्वी घाट की तुलना में। ठीक है? याद ना, पश्चिमी घाट अगर अपने तीन अपने क्या हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय एंड इंडो बर्मा। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है उसमें उपचर अधिक मिलेंगे, और जबकि पूर्वी घाट की तुलना में। अगला लिखा है समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता। पारिस्थितिकीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव वन और पतझड़ वन। ठीक है? अब जो पारिस्थितिकीय विविधता होती है वो भी असल में क्या होता है? 3 भागों में डिवाइड करती है हमने।
एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। एक ही समुदाय में विविधता है। अगर एक ही समुदाय है जिसके अंदर विविधताएं हैं, है ना, हमने पढ़ा ना समष्टि, एक ही जाति का समूह समष्टि होती है, पर एक समुदाय है जिसमें अलग अलग जीव रह रहे हैं, क्या लिखा है, एक ही समुदाय या आवास में पाए जाने वाले जीवों में विविधता, उसे अल्फा विविधता कहते हैं। जैसे कि एक छोटे वन या उद्यान में विविधता, जैसे कि एक जंगल है, उसके अंदर कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, जो भी जीव रह रहे हैं, वो सारों के अंदर जो भी विविधताएं मिल रही है, विभिन्नताएं मिल रही है, वो सब क्या है, अल्फा विविधताएं हैं। परंतु अलग अलग समुदाय को, ये अलग समुदाय है, ये अलग समुदाय, ये अलग समुदाय, इनके बीच में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, बीटा विविधता कहलाएगी। अलग अलग समुदाय या आवासों में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता को क्या बोलते हैं, हम बीटा विविधता कहते हैं। जैसे कि स्थल जल तंत्रों में पाई जाने वाली विविधता, ठीक है ना। गामा में क्या होता है, एक ही क्षेत्र में अलग अलग आवासों में पाए जाने वाले जीवों में विविधता को क्या बोलते हैं, गामा विविधता बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। आगे लिखा है, पृथ्वी पर भारत में जातीय विविधता कितनी है। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई जातियां खोजी जा रही है। IUCN, इसकी हमें फुल फॉर्म आनी चाहिए, क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या कितनी है, 1.5 मिलियन है, 15 लाख की जातियां हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर अभी अकाल जो हमें आंकलित की गई है वो लगभग 70% से अधिक क्या इसमें जंतु है। जंतुओं में भी कौन से, कीड़े मकोड़े, कीट, इंसेक्ट हैं। यद्यपि भारत भूमि क्षेत्र यद्यपि भारत भूमि क्षेत्र विश्व का लगभग कितना है, 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जैव विविधता कितनी है, 8.1% है। यानी हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास 2.4% एरिया है, पर हमारे पास जो विविधता है वो कितनी है, 8.1% है, ठीक है। विश्व में खोजी गई जातियों का आकलन, विश्व में कुल जातियों का लगभग 70% भाग जंतु जाति हैं और 22% क्या है, पादप जाति हैं। शैवाल, कवक, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये सब इसमें आती है। शेष 8% क्या होते हैं, अन्य जीव होते हैं। यानी अगर 100% माने तो 70% में तो क्या है हमारे एनिमल्स, एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं। यानी 70% का भी अगर हम 90% निकालें तो उसमें क्या है, इंसेक्ट है। और बाकी जो 22% पे क्या हमारे प्लांट्स हैं, जिसमें शैवाल, कवक, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो है। और जो शेष 8% है उसमें अन्य जीव आते हैं। जंतुओं की कुल संख्या का 70% से ज़्यादा भाग कीट निर्मित करते हैं। ये आपको डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो, इसमें ये दिखाया गया कि पूरे के पूरे जीव का अगर बात करें उसमें कौन कौन से जीव कितने कितने मिलते हैं। अकशेरुकी कितने मिलते हैं, इतने तो अकशेरुकी मिल गए, फिर कुछ मोलस्का मिल गए, फिर कुछ अन्य प्राणी क्रस्टेशियन मिल गए। यानी ये पूरा हमारा एक ग्राफ दिखाया गया है। अगर हम ऐसे देखें उसमें पीसीज इतनी सारी है, ये स्तनधारी का, एक पक्षी का, ये सरीसृप का, ये उभयचर का। यानी अगर हम पूरे कोडेटा को देखें तो उसमें मत्स्य सबसे यानी पीसीज सबसे ज़्यादा भाग रखता है, ठीक है ना। अगर हम प्लांट्स में देखें तो ये शिवाल लाइकेन के लिए इतना ग्रुप बनाया गया है, फिर ये आवर्त बीजों के लिए इतना ग्रुप बनाया गया है, फिर ये मोसेज और फर्न के लिए इतना ग्रुप बनाया गया है। यानी इनके सब में बीच में इतनी क्या मिलती है, हमें वेराइटीज़ मिलती है। बुक्स में और अच्छे से आपको देखने को मिलेगा और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। विश्व में अभी तक पहचानी गई जातियों की कुछ सारणी दी गई, हमें कुछ कंपेरिजन दिया गया। उच्च पादप कितने हमारे पास, उच्च पादप है 2,70,000। उसमें से कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स कितने हैं, 53,239। उसमें से मछलियाँ कितनी हैं, 26,000 यानी लगभग 27,000 है। उभयचर लगभग 4,780 है और सरीसृप लगभग 7,150 है। पक्षी कितने हैं, 9700 और स्तनधारी कितने हैं, 4650 है। यानी अगर हम उच्च हायर प्लांट की बात करें तो लगभग 2,70,000 है, और जो उसमें वर्टिब्रेट्स की बात करें तो 53,239 है। अब 53,000 का मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ, 53,000 में से मछलियाँ पीसीज जिसकी बात कर रहा हूँ मैं वो 26,959 है, उभयचर 4,780 है और सरीसृप 7,150 है और पक्षी 9700 है और स्तनधारी कितने हैं, 4650 है। अगर मैं प्लांट की बात करूं, जो हमने हायर प्लांट की बात की थी, उसमें जो शैवाल है वो कितने हैं, 40,000 है। शैवाल कितने हैं, 40,000 है और कवक 72,000 है। यानी इन सब में अगर हम प्लांट्स की बात करूँ सबसे ज़्यादा क्या होने वाले हमारे पास, ये कवक का ग्रुप होने वाला है अभी, ठीक है ना। जीवाणु 40,000 है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाएगा। विषाणु 1550 है, क्रस्टेशियन जीव 43,000 है, मोलस्का 70,000 है, क्रेमी 25,000 है, प्रोटोजोआ 40,000 है और अन्य 1,10,000 है। और कीट कितने हैं, लगभग 10,25,000 है। यानी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है जंतुओं में भी। अगर भारत में जैव विविधता की बात करें, यद्यपि भारत का क्षेत्रफल यद्यपि भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितना है, 2.4% है, किंतु इसमें जैव विविधता विश्व की कितनी मिलती है, 8.1% मिलती है। इसके कारण हम इसे महाविविधता वाला 12 देशों में शामिल करते हैं। यानी हम मेगा स्पोर्ट की बात करें, यानी मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले कुछ एरियाज है, 12 देश में भारत भी क्या है, शामिल है। हमारे पास 2.4% लैंड है पूरे वर्ल्ड का, फिर भी हम पूरे वर्ल्ड की 8.1% बायोडाइवर्सिटी को रखते हैं। रॉबर्ट मेयर के आंकलन को यदि सही माना जाए तो भारत में अभी तक
1 लाख से ज़्यादा पादप और 3 लाख से ज़्यादा जंतु जातियों की खोज होना बाकी है। जैव विविधता के कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। जैव विविधता पूरे विश्व में एक जैसी नहीं होती है, इसका प्रतिरूप निम्नलिखित होता है। अक्षांशीय प्रवणता देखते हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से अगर हम ऐसे देखें पृथ्वी को, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। जब भी हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तब क्या हो जाएगी, जब बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। यानी भूमध्य रेखा के आसपास बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होने वाली है, यानी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है। अगर इससे दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम किसकी तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। सामान्यतः भूमध्य सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जातीय विविधता घटती जाती है, कुछ अपवादों को छोड़कर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री से उत्तर से दक्षिण तक, शीतोष्ण और ध्रुवीय प्रदेशों में अधिक जातियां पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के जो अमेजन वर्षावन है क्षेत्र में मिलने वाली उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पृथ्वी की सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। अमेजन के वर्षावन जो दक्षिणी अमेरिका में ना, सबसे ज़्यादा उसमें क्या मिलती है, जैव विविधता मिलती है। जैव विविधता को सारणी में दिखाया गया है। अमेजन में पादप की 40,000 जातियाँ, मछलियाँ 30,000 है, स्तनधारी 427 है, पक्षी 1300 है, उभयचर 378 है और इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं, 12,500 है। लगभग 2000 कीटों की जातियों का खोज होना अभी भी क्या है, बाकी है। क्यों क्यों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है, वहाँ पे क्या होती है, अधिक उत्पादकता होती है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनकी उत्पादकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जैव विविधता भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ पर अधिक भोजन होगा वहाँ पे डिपेंड रहने वाले जीव भी उन पे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे पर्यावरण कैसा है, स्टेबल है, स्थिर पर्यावरण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पर्यावरण निरंतर एक समान बना रहता है, यहाँ मौसम में बदलाव कम होते हैं, इसलिए इसे स्थिर पर्यावरण कहा जाता है। स्थिर पर्यावरण जीवों को जल्दी से वातावरण के अनुकूल बना देता है। यह अनुकूलन जैव विविधता को बढ़ावा देने का कार्य करता है और इसमें कोई विपत्ति नहीं आती, कोई खतरा नहीं होता। शीतोष्ण क्षेत्रों में समय समय पर बर्फ का हिमच्छेदन होता है, यानी बर्फ ढक जाती है पूरी जगह, जो जीवों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और जीवों की संख्या को कम कर देता है। इसके कारण वहाँ जैव विविधता भी कम मिलती है। ठीक है ना। तुंगीय प्रवणता क्या होती है, अक्षांशीय प्रवणता की तरह मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने पर, अक्षांशीय प्रवणता की तरह क्या होता है, मैदानी क्षेत्र से हम पर्वत की तरफ जाएंगे तो जातीय विविधता कम होती है। यानी कि यहाँ पहाड़ है और यहाँ लैंड है, तो लैंड पे जैव विविधता अधिक होगी, पहाड़ों पे जैव विविधता क्या होगी, कम होगी। क्योंकि 1000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतः तापमान में 5 से 6 डिग्री कमी होती है। अगर तापमान में कमी होगी तो जैव विविधता में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब एक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, क्या लिखा है, जाति क्षेत्रीय संबंध, वॉन हम्बोल्ट वाला। जर्मनी के विख्यात प्रकृतिविद एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के वनों में बहुत समय तक अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि किसी भी दिए गए क्षेत्र में जातीय समृद्धि जो होती है अन्वेषण क्षेत्र के साथ केवल एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। इसके अनुसार जातीय समृद्धि एक क्षेत्र के बीच सहज संबंध एक आयताकार अति परवलयाकार के रूप में होती है। अभी हम डायग्राम को समझते हैं, देखो एक मिनट रुको। देखो, अगर इस डायग्राम में इस तरफ ग्राफ मिलेगा जातीय की समृद्धि यानी अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है, और इधर क्या मैंने एरिया लिया है। ठीक है। अगर इसमें देखें शुरुआत में तो अब जब उसने स्टडी की तो उसे अलग अलग जातियाँ मिली और लगातार नई जातियों का जैसे उसने अपना एरिया बढ़ाया, जैसे जैसे एरिया बढ़ाया उसमें अलग अलग जातियाँ मिलती रही। पर एक समय ऐसा आया जब उसने कितना भी एरिया बढ़ाया उसकी जाति होगी फ्लैक्स यानी स्थिर होगी, स्टेबल होगी, है ना। तो लोग एस जो दिखाएगा ना वो क्या लिखा, जातीय समृद्धि को बताएगा, और जो ए दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, एरिया को दिखाएगा। जेड जो दिखाएगा वो रेख के ढाल को बताएगा, और जो सी है वो क्या दिखाएगा, वाई इंटरसेक्ट को बताएगा। तो ये हमें समीकरण अच्छे से आनी चाहिए, log एस बराबर log सी प्लस जेड log ए, ये समीकरण हमें एग्जैक्ट आनी चाहिए। ठीक है ना। क्लास में मैंने समीकरण को बहुत अच्छे से बताया है, तो आपको समीकरण भी अच्छे से आनी चाहिए। लॉगरिथम पैमाने में यह संबंध एक सीधी रेखा प्राप्त होता है जिसका समीकरण निम्नवत है। क्या लिखा समीकरण में, log s बराबर log c प्लस जेड log a। ठीक है ना। यहाँ पे s क्या है, जातीय समृद्धि है, एरिया क्षेत्रफल है, जेड रेखीय ढाल है, c क्या, वाई इंटरसेक्ट है ना। क्लास में मैंने अच्छे से बताया ये वाई इंटरसेक्ट कैसे बना था। अभी टाइम की लिमिट थोड़ी सी कम है इसलिए हम थोड़ा फटाफट कर रहे हैं। सामान्यतः छोटे क्षेत्रों के लिए जेड का मान 0.1 से 0.2 के आसपास होता है। क्षेत्र बड़े हों जैसे महाद्वीपों में जेड का मान 0.6 से 1.2 हो जाता है। जातीय विविधता का इकोसिस्टम में महत्व, जातियों की संख्या इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होती है। कुछ महत्व निम्नलिखित है, अधिक उत्पादकता। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ लिया ना, छोड़ो फिर भी एक मिनट ना। हाँ ये हमने पढ़ लिया, पर ये टॉपिक देखो, जैव विविधता की क्षति, बायोडाइवर्सिटी का हमने क्या कर दिया, लॉस कर दिया है। पृथ्वी की जैव संपदा भंडार में तेजी से कमी हो रही है। इसके लिए IUCN की रेड डाटा बुक
कुछ प्रूफ के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई है, जैसे कि कशेरुकों की 338, इनवर्टिब्रेट्स की 359 और पादपों की 87। आंकड़ों के अनुसार विश्व की लगभग 15,500 से अधिक जातियां विलुप्त होने की कगार पर है। नई लुप्त जातियों में कौन सी है? मॉरिशस का डोडो है, और ऑस्ट्रेलिया का भेड़िया जिसे थैलेसिन बोलते हैं, अफ्रीका की जैब्रा क्यूगा है, रूस की स्टेलर समुद्री गाय है, पक्षी तथा बाघों की 3 उपजातियां कैस्पियन, बाली और जावा। पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हो चुकी है। संपूर्ण विश्व में पादपों व जंतुओं के लगभग 15,500 जातियों में विलुप्त होने का खतरा है। इनमें से 32% उभयचर, 23% स्तनधारी और 22% पक्षी व 31% आवर्तबीजी है, जिन पे क्या है? खतरा मंडरा रहा है। जैव विविधता के कारण देखो, एक तो आवासों की क्षति व उसका विघटन होना। आजकल आप सुनते हो ना अरावली, अभी अरावली को तोड़ने का बहुत ज़्यादा चल रहा था। अगर अरावली टूटती या अरावली के पहाड़ टूटते तो उसमें बहुत सारे पेड़ों को नुकसान होता है। पेड़ को नुकसान तो हुआ है, पर उन पेड़ों पर डिपेंड रहने वाले जीवों का भी नुकसान होता है, यानी वो उनका आवास था। अगर हमने आवासों की क्षति की, उनका विखंडन किया, तो जैव विविधता में क्या आएगी? कमी आएगी। प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता के लिए भयंकर संकट है। जीव जातियों की आवासों की हानि मनुष्य की अनेक क्रियाओं द्वारा हुई है। अत्यधिक दोहन। हमने क्या किया? मनुष्य ने सदैव भोजन, आवास, लकड़ी और दवाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन जब आवश्यकता बढ़ जाती है तो इससे प्राकृतिक संपदा का अति दोहन होता है, ओवर एक्सप्लोनेशन होता है, जिससे विशेष जीव प्रभावित होते हैं, जैसे कि समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, जैसे कि था ना पहले चिट्ठी लेकर कबूतर उड़ता था, चिट्ठी लेकर जाता था, इसका हमने बहुत यूज किया तो वो कबूतर भी खत्म हो गए। ऐसी अनेक जातियों को हमने लुप्त कर दी है। अब विदेशी जातियों का आक्रमण क्या होता है? जब बाहरी जातियाँ अनजाने में या जानबूझकर एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में से कमी या विलुप्ति का कारण बन सकती है। बाहर से आई हुई जातियाँ विदेशी जाति कहलाती है। उदाहरण जलकुंभी, लेंटाना कमारा, नाइल पर्च। एक झील थी विक्टोरिया, ठीक है? बाहर से हम एक मछली लाए, नाइल पर्च को। किसको लाए? नाइल पर्च को। उसमें एक मछली थी सिलचिड, उस झील में थी कैसी? सिलचिड मछली। अब जब नाइल पर्च को इसमें लेके आए तो सिलचिड की बहुत सारी जातियाँ क्या होगी? विलुप्त होगी। तो यहाँ पे नाइल पर्च तो क्या है? विदेशी जाति है, और सिलचिड की थी वहाँ पे देशज जाति, यानी कि वहाँ की देशज स्पीसीज थी। अब वो नाइल पर्च जब आई तो उसने इस सिलचिड मछली को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी विदेशी जातियों को जब आक्रमण होगा तो खुद की जो देशज जातियाँ वो क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे कि जलकुंभी, आइकोर्नियस की बात करते हैं, लेंटाना कमारा, नाइल पर्च, इन सब की बात करते हैं। सह विलोपन क्या होता है? को एक्सटिंक्शन क्या होता है? यानी अगर एक जाति विलुप्त होगी तो उस पर आश्रित दूसरी जातियां भी क्या होती है? विलुप्त होने लगती है। इसे हम सह विलोपन कहते हैं। जैसे कि एक परपोषी मछली की प्रजाति के विलुप्त होने ते ही उसके परजीवी भी विलुप्त होने लगते हैं। अभी विषुब्धन भी होता है। विषुब्धन जीवों के प्राकृतिक आवासों के अंतर्गत पाए जाने वाले बदलाव को विषुब्धन कहते हैं। मानव क्रियाओं या प्राकृतिक कारणों से वनों में आग लगाने, सूखा पड़ने, बाढ़, पेड़ों की कटाई, खनन आदि से वन बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण वन्यजीव लुप्त हो जाते हैं। विषुब्धन मतलब एक अप्राकृतिक आपदा, उनसे भी बहुत सारी क्या होती है? हमारी जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। प्रदूषण एंड पॉल्यूशन से भी होती है। ये मानव के क्रियाकलापों का एक बुरा परिणाम है। प्रदूषण द्वारा जीवों का आवास विभिन्न प्रकार से दूषित होते हैं। अब जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार हो सकता है, वो देखते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3 प्रमुख कारण होते हैं। संकीर्ण रूप से हमें इसे बहुत ध्यान से उपयोग करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जिनसे मानव छोटे छोटे कार्य पूर्ण होते हैं, जैसे कि भोजन, रेशे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, दवाइयाँ, गोंद, रंग आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में 25,000 से ज़्यादा पौधे ऐसे हैं जिनकी अनेक प्रकार की दवाइयों का निर्माण किया जाता है। ये कहे कि वर्तमान में प्रसिद्ध दवाओं में 25% दवाएं पादपों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। वे राष्ट्र जहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, वे देश उनके उत्पादों से अधिक व्यापार भी कर रहे हैं। ठीक है ना? व्यापक रूप से भी उपयोगी है। थ्योरी का टॉपिक आप आराम से कर लोगे। नैतिक, व्यापक रूप से उपयोगी में क्या आएगा? इसके अंतर्गत जैव संपदा के वे उपयोग आते हैं जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये अत्यधिक उपयोगी होते हैं, जैसे पौधों द्वारा प्राप्त की गई ऑक्सीजन, जो हमारे लिए प्राणवायु है। वायुमंडल में केवल अकेला अमेजन वन उपस्थित ऑक्सीजन का 20% भाग उत्पादित करता है, पृथ्वी पर फेफड़े के रूप में माना जाता है। यानी जो अमेजन के वर्षावन है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। नैतिक मूल्य यानी एथिक्स क्या होते हैं? जैव विविधता के संरक्षण में हमारे नैतिक मूल्यों का भी एक प्रयोग होता है। मानव यह अच्छी तरह से जानता है कि अकेले अकेले का अस्तित्व असंभव है। अगर उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके चारों ओर उपस्थित पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव को भी स्थान साथ बनाए रखना होगा। इन सभी का अपना ही महत्व होता है। जैव विविधता को हम कैसे बचा सकते हैं? ये टॉपिक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संरक्षण का मतलब क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मैंने आपको क्लासों में कितनी बार बताया है? 2 वर्ड बताए हमेशा, एक तो प्रिजर्वेशन, एक कंजर्वेशन।
अगर कोई जीवित जीव है, हम उसे बचा रहे हैं तो उसे कंजर्वेशन बोलते हैं। कोई जीव मर चुका है, उसे हम अंदर से फॉर्मेलिन में, फ्लास्क में रख रहे हैं या किसी और भूसा भर के बचा रहे हैं, तो प्रिजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन का मतलब परिरक्षण करना, मरे हुए को बचाना। कंजर्वेशन मतलब वो जीवित है, उसे हम बचा रहे हैं तो उसे कंजर्वेशन बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? जैवमंडल के मानवीय प्रयोग की व्याख्या कीजिए जिसमें मनुष्य की वर्तमान पीढ़ी को भरपूर लाभ प्राप्त हो तथा इनको आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सके। जैवमंडल से इसे बिना हानि पहुंचाए अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की तकनीकों का प्रयोग ही संरक्षण रहता है। अभी संरक्षण दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो इन सिटू एंड एक्स सिटू। पहले हम इन सिटू की बात करते हैं, इन सिटू की। इन सिटू का मतलब क्या है? उसी जगह पे हमने क्या कर लिया, उस जीव को बचा लिया। इन सिटू, उसी जगह पर, ठीक है ना। इस संरक्षण की तकनीक में क्या होता है, जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में क्या करता है, संरक्षित कर लेते हैं। इसलिए इसे स्वस्थानीय या इन सिटू बोलते हैं। पहले था जैव विविधता हॉटस्पॉट। इसका पहला टाइप क्या है? जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स। यह संकल्पना नॉर्मन मेयर की दी हुई है 1988 में। हॉटस्पॉट यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अधिक जातीय जैव विविधता है, उसे हमने हॉटस्पॉट बोल दिया था। ये संकल्पना नॉर्मन मेयर की थी 1988 में। इसमें उन क्षेत्रों को रखा गया है जिसमें अत्यधिक जातीय समृद्धि पाई जाती है, यानी कि रिच बायोडाइवर्सिटी। उच्च स्थानिकता यानी कि उसमें एंडेमिज्म प्लांट बहुत ज़्यादा है। उच्च स्थानिकता है यानी वो प्लांट सिर्फ वहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। ये जातियाँ अन्य स्थानों पर उपस्थित नहीं होती है। सर्वप्रथम 25 हॉटस्पॉट होते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 34 जैव विविधता के हॉटस्पॉट है जो पूरे विश्व में मिलते हैं। 34 हॉटस्पॉट जो होते हैं विश्व के लगभग 2% क्षेत्रफल के बराबर होता है। इन्हें सुरक्षा देने से जातियों की विलोपन दर को 30% तक हम कम कर सकते हैं। अगर हम इन हॉटस्पॉट को संरक्षित कर लें, अगर इन हॉटस्पॉट को बचा लें, तो हम लगभग जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसे 30% तक हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। असल में जो 34 हॉटस्पॉट हैं जो वर्ल्ड के हैं, वो केवल 2% एरिया पे हैं। भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ठीक है ना। एक पश्चिमी घाट, एक इंडो बर्मा और एक हिमालयाज़। हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट बोलेंगे, एक पूर्वी हिमालयाज़ बोलेंगे और एक क्या बोलेंगे हम? इंडो बर्मा बोलेंगे। 3 जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालयाज़ है, इंडो बर्माज़, ठीक है। अब क्या होता है नेशनल पार्क? नेशनल पार्क में क्या होता है? इन सिटू का एक एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव एवं इकोसिस्टम दोनों को संरक्षण के लिए सुनिश्चित होते हैं। अतः इनमें शिकार करना एवं पशु चराना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। यानी एक ऐसे नेशनल पार्क गवर्नमेंट ने बनाए हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के जीव होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे उनको उनकी ही जगह पे हमने क्या दिया? कंजर्वेशन दे दिया है। तथा इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहते हैं। इनकी स्थापना व नियंत्रण के अंदर केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है, परंतु इनकी व्यवस्था संबंधित अधिकार राज्य सरकार के अधीन होते हैं, है ना। जैसे कि हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क, देहरादून में, यानी बहुत सारे हमारे इंडिया में नेशनल पार्क बने हुए हैं। याद रखना, नेशनल पार्क जो भी मैंने बताया है, नेशनल पार्क किसका एग्जाम्पल है? नेशनल पार्क हमेशा ही किसका है? इन सीटू का एग्जाम्पल है। जब भी बॉटनिकल पार्क का आएगा तब वो क्या बन जाएगा? एक्स सीटू बन जाएगा, ठीक है ना। आगे आएगा। अब आगे क्या आ रहा है? वन्य जीव अभयारण्य, सेंचुरीज जिसकी बात करते हैं। अभयारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है, अतः इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता। लकड़ी काटने, पशु चराने का आदि की अनुमति इस प्रतिबंधन के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों में वन्य जीव प्रभावित न हो। इसकी स्थापना नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा की जाती है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना 1872 में यूएसए में हुई थी। विश्व की बात कर रही है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि कहाँ पे है? नैनीताल उत्तराखंड में, है ना। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। बायोमंडल रिजर्व एरियाज कौन से होते हैं? ये बहुउद्देशीय प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं। इनमें जंतु व पादपों के साथ साथ मूल आदिवासी लोगों को भी इस क्षेत्र में निवास करने की अनुमति नहीं होती है। प्रत्येक जैव क्षेत्र में 3 भाग होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे एक स्पेशल डायग्राम को बड़ा बना के, एक मिनट रुको, हाँ, मान लो कि पूरा एरिया है, ठीक है। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जो सबसे अंदर का है वो अलग एरिया, ये एरिया अलग है और ये एरिया अलग है, ठीक है ना। इन 3 एरिया में क्या है? सबसे अंदर का कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशनल जोन, ठीक है ना। ये कौन सा है? सॉरी, एक मिनट रुकना, एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे मिक्स हो गया। अपने यहाँ पे होते हैं, हाँ यहाँ बनाते हैं, ठीक है। सबसे अंदर तरफ क्या होगा? कोर जोन। क्या होगा? कोर जोन। और इसके बाद क्या होगा? बफर जोन। क्या होगा? बफर जोन। और यहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिशनल जोन। तीनों में डिफरेंस समझ लो। ट्रांजिशनल जोन अभी हिंदी में हम देख लेंगे। कोर जोन तो ऐसा जोन है जो पूरे भी उस एरिया का सबसे सेंटर वाला पार्ट है, जिसमें किसी भी तरह के मानवीय क्रियाकलापों की कोई अनुमति नहीं होती है।
यानी एक ऐसा एरिया कोर क्षेत्र होता है, उसके अंदर ऐसे जीव जंतु है जो बिल्कुल सेंसिटिव है, बिल्कुल संवेदनशील है, जहाँ पर केवल जीव जंतुओं का निवास संभव है, उसमें किसी प्रकार का शिकार नहीं हो सकता, किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी सकती। अब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं किसकी, बफर जोन की। ये एरिया ऐसा एरिया होता है जिसमें हम उस सरकार जो जिसका उसके ऊपर स्वामित्व है, उससे परमिशन लेकर उसमें हम रिसर्च कर सकते हैं या कुछ और कार्य कर सकते हैं। शिकार तो यहाँ पर भी नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ रिसर्च काम कर सकते हैं। और सबसे बाहर का जो एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं। इसके अंदर कुछ मानवीय बस्तियां भी होती है, यानी इसमें शिकार करना भी संभव है अनुमति के साथ, और बाकी सब मानवीय क्रियाकलाप भी संभव है इसमें, ट्रांजिशनल जोन में। अब पढ़ लेते हैं, देखो अब आपको और बेटर समझ आएगा। प्रत्येक जैवमंडल प्रत्येक जैवमंडल में 3 क्षेत्र या भाग होते हैं। पहला आता है कोर। कोर जोन सबसे अंदर है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय क्रिया हस्तक्षेप की अनुमति नहीं मिलती है। बफर जोन क्या होता है, इसमें मानवीय क्रियाकलापों की सीमित अनुमति होती है, यानी रिसर्च के लिए क्या मिलती है, हमें अनुमति मिलती है। ठीक है, वो भी अनुमति मिलती है, वो भी सीमित अनुमति। और लास्ट में कौन सा आता है, कुशल योजनाम क्षेत्र यानी ट्रांजिशनल जोन। इसमें मानव के लाभार्थ उत्पादों को प्राप्त करने की पूरी अनुमति हो जाती है, लेकिन पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को नुकसान की अनुमति नहीं होती है। इसमें जीव जंतु व उस क्षेत्र के मूल आदिवासी अपने पशुधन के साथ निवास भी करते हैं। वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, एरिया जो होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है। उसकी पहली विशेषता तो ये होती है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित क्षेत्र होता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन, शोध कार्य तथा शिक्षा के बीच पूरा सहयोग और संबंध जरूरी होता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों व उनके चारों तरफ के क्षेत्र का विकास करने के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या करता है, संरक्षात्मक होता है, शोध के लिए, रिसर्च के लिए होता है, इसकी विकासीय भूमिका भी होती है। ठीक है, अब कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं क्या होती है। पवित्र उपवन की इसमें बात करते हैं। भारत एक भावना प्रधान देश है, फीलिंग्स वाला देश है। इसके अंतर्गत लोगों की भावनाएं पेड़ों और जानवरों के साथ गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए बहुत से वृक्ष, जानवर, पर्वत, जंगल आदि धार्मिक मान्यताओं के कारण आज बचे हुए हैं। इनमें से कुछ निम्न है। मंदिरों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में देवदार वन सुरक्षित है। कुछ मंदिर हैं, उस वजह से कुछ वन बच जाते हैं। मेघालय की जयंतिया की पहाड़ियाँ और खासी की पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, चंदा और बस्तर के एरिया, विभिन्न समाजों के जीवों की धार्मिक महत्व जैसे कि पीपल, बरगद, तुलसी, गाय, राजस्थान का बिश्नोई समाज सभी जंतु जातियों की रक्षा करता है। यानी कि हमारी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है, उस वजह से हम जीवों को बचा लेते हैं और उस वजह से हम पेड़ों को भी बचा लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम एक्स सिटू कंजर्वेशन। यदि हम किसी जीव को मानव निर्मित आवास में रखकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स सिटू बोलते हैं। यानी उसको जहाँ पर बचाना चाहिए उससे वहाँ न बचाकर किसी अन्य जगह पर हम जाकर बचाते हैं, उसे बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। रहता है निम्न ताप परीक्षण, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। निम्न ताप परीक्षण, ऐसे जीव जो दुर्लभ या संकटग्रस्त पादपों के जर्म प्लाज्म यानी उसके जर्म प्लाज्म को बहुत कम ताप माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करते हैं, उसे निम्न ताप परीक्षण करते हैं या क्रायो प्रिजर्वेशन कह देते हैं। वो भी कौन सा, लिक्विड नाइट्रोजन, द्रवीय नाइट्रोजन। क्या होता है, द्रवीय नाइट्रोजन, द्रवीय नाइट्रोजन। ठीक है। अब जीन बैंक, जैसे अपने अपने रुपए को अपने कहा बैंक पे रिजर्व करते हैं ना, वैसे भी कुछ ऐसे परागकण या ऐसे कुछ चीज़ें, जीन्स, जिन्हें हम कभी समाप्त हो सकते हैं, उनको हम जीन बैंक में रिजर्व कर देते हैं। जीन बैंकों में समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी जातियों के जीन को हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह भी एक सिटू होगा ना। वीर्य बैंक, सीमन बैंक, वीर्य बैंकों में विशिष्ट किस्म के नर व मादा युग्मकों को संचय किए जाते हैं। और इन विट्रो निषेचन, इसमें दो उच्च श्रेणी के विशेष जाति के नर और मादा युग्मों का निषेचन प्रश्नलेय में या प्रायोगिक पात्र में किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं। अब लास्ट में आती है रेड डाटा बुक, विलुप्त होने वाली जातियों की जानकारी के संबंध में आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको पहले भी बताई थी। ने एक पुस्तक का प्रश्न किया है, इसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रमशः जंतु और पादप जातियों को सर्वे करके इन जातियों की सारणी के माध्यम से दर्शाते हैं जो लुप्त होने के अंतिम चरण पर है। भारत में लगभग 350 स्तनधारी प्राणियों की जातियां और 1224 पक्षी जातियां उपस्थित हैं, जिनमें से 53 स्तनधारी और 69 पक्षी जातियां समाप्त होने के कगार पर है। भारत में लगभग 350 स्तनधारी है और 1224 पक्षी है, उनमें से 350 में से 53 स्तनधारी और 1224 में से लगभग 69 पक्षी जातियां विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, समाप्त होने के कगार पर है। भारत में लगभग विश्व की 10% पक्षी और मछलियों की जातियां उपस्थित है।
सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। भारत में वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कानून आश्रय क्षेत्र बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी भारत की विभिन्न वन्य प्राणी जाति संकटग्रस्त है। जैसे कि लाल सिर वाली बटेर, कृष्ण सार यानी सारस, चिंकारा जो हमारा राज्य पशु भी है, चिंकारा, भेड़िया, अनूप मृग, श्वेत सारस यानी कि वाइट दूसर बगुला, भारतीय कुरंग, बारहसिंगा, गैंडा, नीलगाय, चीता, एशियाई गधा, ये सब विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसके अलावा विश्व के दूसरे देशी देशी भी अनेक जाति संकटग्रस्त है, जिसमें से मुख्य है अफ्रीकी चीता, शाम गैंडा, अफ्रीकी सिंह, गोरिल्ला, बाघ और रूस ये ध्रुवीय भालू। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्थाएं साइट्स क्या है? साइट्स अमेरिका में 1973 में इस संस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। 1975 में 80 देशों के हस्ताक्षर करने के पश्चात है ये संस्था अस्तित्व में आई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण संस्था मानी जाती है। वर्तमान में इसमें 123 देश शामिल है। ट्रैफिक क्या होती है? इसकी स्थापना साइट्स ने ही किया था। यह वन्य जीवों के अन्य उत्पाद जैसे कि हड्डी, खाल, सींग, दांत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों का निरीक्षण करती है। आयुसीन तो आप जानते ही हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये वन्य जीवों के संरक्षण हेतु काम में करती है। इसी ने 1969 में रेड बुक में दुर्लभ संकटग्रस्त सुभेद जातियों को सूचीबद्ध करने यहाँ वर्णन किया था। विश्व वन्य जीव कोष, इसमें क्या होता है? इसमें आज के समय में विश्व प्रगति वन्य जीव कोष कहते हैं। यह संरक्षण के लिए धन प्राप्त करने का कार्य करता है। कुछ दिवस आपको आने चाहिए, पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। विश्व प्राणी दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व आवास दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर को होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था, देहरादून में, उत्तराखंड के नैनीताल में बताते हैं उसे। संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ जिनके सदस्यों की संख्या मानव द्वारा शिकार करने या प्राकृतिक आवासों की कमी के कारण अत्यधिक कम हो गई है, तब वे समाप्त होने के अंतिम चरण पर उन्हें हम क्या बोलते हैं? संकटग्रस्त, इंडेजर्ड बोलते हैं। जैसे सिंह और एक सिंह वाला गेंडा। अब दुर्लभ जातियाँ क्या होती है? दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ जो पूरे विश्व में नहीं है, केवल विश्व में कुछ जगहों पर ही मिली है, उन्हें क्या बोलते हैं? दुर्लभ जातियाँ। जैसे कि कीवी, शुतुरमुर्ग। सुभेद वे जातियाँ जो वर्तमान में सामान्य संख्या में पाई जाती है, लेकिन भविष्य में हमने इसकी रक्षा नहीं की है, कमी होने के कारण संकट जाति की श्रेणी में आने वाली, से हम क्या बोलते हैं? सुभेद जातियाँ बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो आज हमने क्या किया है, पूरी इकोलॉजी को ना चैप्टर नंबर, आज हमने क्या किया देखो, एक मिनट रुकना। आज हमने क्या किया है, ध्यान से सुनना मेरे बात। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर को अच्छे से किया है। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बचते हैं और इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बचते हैं, जिनको हम जब क्वेश्चन करेंगे ना नेक्स्ट वीडियोज में, इन तीनों चैप्टर की 11, 12 और 13 के, तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। आप जब भी पढ़ो ना, इन नोट्स को ध्यान से पढ़ना, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लगभग 1 घंटा 17 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो इससे बड़ा वीडियो बना सकते हैं, वरना हम इसी वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।